हेलो, माय नेम इज़ दीपांशी। माय रोल नंबर इज़ 1850 और मेरा टॉपिक है भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली तथा उसके पतन के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके नेतृत्व प्रभुत्व में साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष छेड़ा गया, वह स्वतंत्रता पश्चात एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गई। सबसे बड़े एवं पुराने राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस एक मजबूत स्तंभ के रूप में भारतीय दलीय व्यवस्था में विद्यमान थी। यह उस राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग है जो राष्ट्र के गौरव एवं धरोहर का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में मुंबई में हुई। यह भारत का ही नहीं वरन समस्त औपनिवेशिक भारत जंजीर से जकड़े नवोदित राष्ट्रों का पुराना दल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम 2 दशकों तक नेहरू युग के दौरान कांग्रेस ने ही अपनी राजनीतिक वर्चस्वता बनाए रखी। उसने केंद्र एवं करीब करीब सभी प्रदेशों की राजनीतिक सत्ता पर अपना कब्जा कायम रखा। साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति वचनबद्ध होकर राष्ट्रीय निर्माण में यह पार्टी अग्रसर रही। इस पार्टी की लोकप्रियता के मुख्य कारण इसका चमत्कारी नेतृत्व था। भारतीय राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान अहम रहा। भारत की जनता का मुख्यतः यह मानना था कि जब तक भारतीय देश पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेता के हाथ में है, तब तक भारत राष्ट्र सुरक्षित है। यह पार्टी सभी विचारों को, सभी विचारधाराओं को, संगठनों को अपने साथ जोड़कर अपने साथ लेकर चलती थी। यह पार्टी चाहती थी कि समाज के प्रत्येक वर्ग का, समाज के प्रत्येक सदस्य का यह प्रतिनिधित्व कर सके, जिसके कारण यह पार्टी जनता के बीच में लोकप्रिय हुई। इसकी लोकप्रियता का एक मुख्य आधार इसकी गुट निरपेक्षता की नीति भी रहा। गुट निरपेक्षता एक प्रबल नीति थी जो शीत युद्ध के दौरान सबके समक्ष आई। जब शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व 2 खेमों में विभाजित हुआ था, उस समय भारत ने ना ही पश्चिमी देशों का रुख अपनाया और ना ही पूर्वी देशों का। इसने अपनी एक प्रबल नीति अपनाई जिसे गुट निरपेक्षता कहा गया, क्योंकि भारत उस समय नव स्वतंत्र राष्ट्र था जिसके लिए उसका विकास होना सबसे महत्वपूर्ण था, ना कि किसी देश के साथ मिलकर दोबारा उसका गुलाम होना। इसलिए इसने गुट निरपेक्षता की नीति की ओर अपना आह्वान किया और उस समय सभी जितने नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, सभी को इसने अपने साथ मिलाया और भारत आज तक उसकी सफलता को अपनी ओर लेकर अग्रसर है। इसकी लोकप्रियता का यह सबसे मुख्य कारण रहा। इसके पतन के मुख्य कारण इसका राष्ट्रपति का चुनाव रहा। जब 1969 में इसका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इस दौरान कांग्रेस की असफलता के प्रमुख कारणों में आंतरिक मतभेद एवं विरोधी दलों के समझौते थे। विरोधी दलों को यह आभास हुआ कि जनता में पहले की अपेक्षा अधिक असंतोष एवं निराशा है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। कांग्रेस ने अपनी विचारधारा में समाजवाद को ज्यादा तरजीह देने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को शामिल किया। इसने चुनाव घोषणा में समाजवाद को प्रसारित करवाया, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा में समाजवादी, उदारवादी एवं गांधीवादी विचारों का मेल अधिक देखने को मिलता है। इस विचारधारा के तहत कांग्रेस ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर आर्थिक विकास को प्राप्त किया। कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे अधिक सफल उसकी विदेश नीति, जैसा कि मैंने कहा, मानी जाती है। नेहरू द्वारा जब ये अपनाई गई थी, तब उस समय
नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने इसका आह्वान किया था। इसके कारण भारत को इसका फायदा उस समय तो मिला ही, उसके साथ साथ भारत को इसका फायदा आज भी मिलता आ रहा है। सत्ताधारी दल की आलोचना व दबाव के प्रभाव के बलबूते पर उनके विचारों व उद्देश्यों को प्रभावित करने का प्रयास इसके कई विरोधी दल ने किया। यदि राजनीतिक दल राजनीतिक अस्थिरता में सफल नहीं होते तो उन्हें विपक्षी दल द्वारा हटाए जाने का डर रहता है। भारत में कांग्रेस एकमत दल है जो अपने विभिन्न धड़ों के एक विस्तृत जाल द्वारा कार्य करता है और प्रोफेसर रजनी कोठारी इस प्रभुत्व हेतु कई कारकों को उत्तरदायी मानते हैं। यथा नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व उन्होंने महत्वपूर्ण माना और स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका, और इससे पार्टी की धरोहर और बिखरा हुआ उस समय का विपक्ष भी इस पार्टी की लोकप्रियता का आधार बना। अतएव कांग्रेस एक लोकप्रिय पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। अतएव कांग्रेस सत्ताधारी पक्ष के रूप में प्रतीत हुई और गैर कांग्रेसी दलों में यह संभावना नहीं थी कि वे निकट भविष्य में सरकार बना पाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण पहलू जो कांग्रेस में नजर आता था वो उसके धड़ों के विभिन्न मतों के समागम की क्षमता थी, अर्थात वे जानती थी कि मतों को अपनी ओर किस प्रकार आकर्षित किया जाता। कांग्रेस में नजर आता था कि वह प्रत्येक विचारधारा को, प्रत्येक गुट को अपने साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। इससे कांग्रेस व्यवस्था में हर विचार का प्रतिनिधित्व संभव हुआ और उससे इस पार्टी की लोकप्रियता शुरू हुई और इस पार्टी की लोकप्रियता का आह्वान शुरू हुआ। कांग्रेस व्यवस्था को जब पहली चुनौती 1970 के दशक में मिली, 80 के दशक में कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटने में सफल रही, परंतु 1975 का आपातकाल इस पार्टी के लिए बड़ा भयावह साबित हुआ। 1980 के दशक में जब यह पार्टी सत्ता में लौटने में सफल रही तो कांग्रेस व्यापक चरित्र वाली अपनी छवि बनाए रखने में सफल रही, तो परंतु उतनी नहीं जितनी यह स्वतंत्रता पश्चात के बाद थी। कांग्रेस पार्टी में 1969 के विभाजन के बाद, जिसका मुख्य कारण राष्ट्रपति का चुनाव था, भारतीय राजनीति में संस्थाओं का हास्र यहाँ दिखता था। असंस्थानात्मकता के लक्षण कांग्रेस पार्टी व अन्य दलों के समक्ष से ज्ञात होते हैं। वह कांग्रेस और अन्य दलों के संघीय संस्थानों व गणतंत्र के अन्य संघीय व स्थानों के क्षय से परिलक्षित हुए, अर्थात कांग्रेस ने उन सभी संस्थानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जो उसके विरोधी दलों के साथ थे। जब कांग्रेस का विघटन हुआ तो नई कांग्रेस पर इंदिरा गांधी का पूर्ण नियंत्रण हो गया और उसके पश्चात और उसके समक्ष जो दूसरी कांग्रेस बनी वो सिंडिकेट की प्रभुत्व वाली कांग्रेस बनी। कांग्रेस की पुरानी संगठनात्मक संरचना लोकतंत्रीय मूल्यों पर आधारित थी। अब धीरे धीरे उसका ह्रास हुआ और एक अधिक केंद्रीकृत संगठनात्मक समूह का विकास हुआ। सन 1970 के दशक में कांग्रेस में जब टूट हुई उस समय राष्ट्रपति का चुनाव ही इसका मुख्य कारण रहा, परंतु धीरे धीरे इसने अपनी छवि को दोबारा उठाने की, भारतीय राजनीति में लाने की कोशिश की। उसके बाद इसने अपना प्रमुख कारण जो इसकी पतन की ओर ले जाने को अग्रसर रहा वो था इसके प्रमुख नेताओं में मतभेदों का अभाव। मतभेद बहुत बड़े स्तर पर हुए जिसका विपक्षी दलों ने काफी फायदा उठाया। कांग्रेस व्यवस्था ने सामाजिक परिवर्तनों हेतु उठाए गए कदमों एवं स्वीकृति व यश प्राप्ति हेतु किए गए कार्य संभव तो किए। यह संभव किया कि सभी संतोष अपने भीतर बनाए रखें और इस पार्टी को टूटने न दें। कांग्रेस जैसी पार्टी
जिस प्रकार वह स्वतंत्रता के पश्चात रही वह आज के समय में नहीं है, क्योंकि उस पार्टी का कोई चमत्कारी नेतृत्व अब समाज में या उस पार्टी में दिखाई नहीं देता। भारतीय राजनीति में समय समय पर जनता की भागीदारी यह निष्पक्ष रूप से यह सबके समक्ष रखती है कि भारतीय राजनीति का वही रूप सबके सामने होगा जो भारतीय जनता चाहती है। भारतीय जनता की मर्जी के आधार पर ही किसी पार्टी की हार या जीत तय होती। भारतीय कांग्रेस की स्थिति अब वैसी नहीं है जैसी स्वतंत्रता के पश्चात या 2014 तक थी, क्योंकि 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया, उसके पश्चात जब उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री का पद नियुक्त किया गया, उस समय से यह नारा या कह सके यह जुमला अधिक प्रसिद्ध हुआ कि हर हर मोदी और घर घर मोदी, जिससे यह अपनी ओर जनता को आकर्षित करने में सफल रहा। और उसके बाद कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो।